नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स में सबसे पहले मुख्य तौर पर बात होगी, कॉलर की पहचान हुई अब आसान। जी हां, अब किसी भी अनजान नंबर से अगर आपको कॉल आएगा तो उस नंबर के साथ आपको उस व्यक्ति का नाम भी दिखाई देगा। दरअसल एक ये नया नियम बनाने की तैयारी इस समय चल रही है, जिसका ट्रायल भी अभी तक हो चुका है। क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी हुई। शांति वार्ता का लंबा दौर चला, लेकिन दो दौर की इस शांति वार्ता में अब कहीं ना कहीं किसी भी बातों पर सहमति नहीं बन पाई है। और ऐसे में अब क्या फिर से पाकिस्तान पिटेगा, क्योंकि तनाव की स्थिति दोनों के बीच में बनी हुई है। क्या है स्थिति परिस्थिति, बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो इजराइल और गाजा से जुड़ी है। जी हां, जहां इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर हमला कर दिया है, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मध्यस्थता कराई गई थी, लेकिन अब उसके बाद में ये संघर्ष विराम टूट चुका है। आखिर संघर्ष विराम को तोड़ने की ये पहल किस की तरफ से पहले की गई, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। और पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें कि अब फोन पर आने वाले अनजान कॉल्स से आपको डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हर अनजान नंबर की असलियत अपने आप खुल जाएगी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। जी हां, अब जब भी कोई आपको कॉल करेगा तो सिर्फ उसका नंबर ही नहीं बल्कि उसका नाम भी आपको मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आएगा, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए। यानी अब आपको ट्रू कॉलर या उसके जैसे अन्य ऐप की मदद लिए बिना ही कॉलर का नाम आपके सामने होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। और यह नया कदम उठाया गया है TRAI और दूरसंचार विभाग यानी DOT की तरफ से, जिसका मकसद है कॉल फ्रॉड और स्कैम कॉल्स को रोकना। अब सामने वाले को वही नाम स्क्रीन पे दिखेगा जो उसने सिम लेते वक्त अपने आईडी में प्रूफ दिया था। आपको यह भी बता दें कि यह सुविधा सभी मोबाइल यूजर्स के लिए डिफॉल्ट रूप में एक्टिव की जाएगी। हालांकि अगर कोई यूजर ये सेवा नहीं लेना चाहता तो वो इसे डीएक्टिवेट भी करा सकता है। अब इस सर्विस को कैसे पूरे देश भर में लागू किया जाएगा और कितना फायदा यूजर को होगा, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अब कॉल पर दिखेगा नाम। जी हां, अब किसी भी अनजान नंबर से अगर आपको कॉल आता है तो उस कॉल के साथ अब आपको उसका नाम भी दिखाई देगा जो उसने सिम लेते वक्त अपने आईडी प्रूफ में दिया था। TRAI और DOT की CNAP ये सुविधा अब शुरू होने जा रही है। CNAP का मतलब होता है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, जो अब आपको अननोन नंबर के साथ ही उसका नाम भी प्रोवाइड कराएगी। बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए आपको कॉलर का असली नाम अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिख जाएगा। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो मुंबई और हरियाणा सर्किल में इसका ट्रायल भी हो चुका है और अब जल्द ही पूरे देश में इसे लागू करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो इससे सीधे तौर पर जो स्कैम कॉल आते हैं, जो फर्जी कॉल होते हैं, उनसे सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। तो और इसके साथ ही और क्या कुछ फायदा आपको सीधे तौर पर मिलेगा, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि इसके जरिए अगर हम देखें तो जो स्पैम कॉल आपके फोन पर आती हैं, जिसमें कई बार आपको फंसाया जाता है, उन कॉल से आप बच पाएंगे। धोखाधड़ी वाली जो कॉल होती है उन पर रोक लग जाएगी। अनजान कॉलर की पहचान आप कर पाएंगे, क्योंकि जब उसका अनजान नंबर के साथ आप उसका नाम भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा और ये नाम भी बिना किसी और एप्लीकेशन को डाउनलोड करे ही, बिना किसी उसके, आपको ये नाम स्क्रीन पर दिख जाएगा। और वो नाम वही होगा जब उसने वो सिम कार्ड लेते वक्त अपनी आईडी प्रूफ में दिया होगा, वही नाम आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। हालांकि जो यूजर है जो मोबाइल फोन का यूज कर रहा है वो अगर चाहे तो इस सुविधा को बंद भी कर सकता है, इस सुविधा को डीएक्टिव भी कर सकता है, ये उसके पास में ऑप्शन रहेगा। लेकिन इसके साथ ही स्पैम कॉल से आप अभी फिलहाल किस तरीके से बचाव अपना कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए नए मामले सामने आ रहे हैं जिसमें धोखाधड़ी के केसेस बन रहे हैं। अगर किसी भी अनजान नंबर से कॉल आए तो कोशिश करें कि आप उसका जवाब ही ना दें। इसके साथ ही जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं अलग अलग, उनमें DND सर्विसेज आप एक्टिवेट करें।
TRAI के DND 3.0 मोबाइल ऐप का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं ऐसी जो कॉल है, अनजान नंबर है, उनको रोकने के लिए। सेटिंग्स में कॉलर आईडी और स्पैम प्रोटेक्शन को आप ऑन करके रखिए। बैंक या फिर KYC के नाम पर आने वाले कॉल्स से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी के इस तरीके के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी अजनबी कॉल आते हैं तो आप उनका जवाब ना दें। अगर किसी अनजान नंबर से कोई कॉल आ रहा है या कोई लिंक अगर वहां से आ रहा है व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए, तो उस पर भी आप क्लिक ना करें। अनजान कॉलर को OTP या बैंक डिटेल्स तो बिल्कुल भी साझा ना करें, वरना आप उनके जाल में फंस जाएंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल इस समय जुड़ रही है ताजा अपडेट के साथ इस पूरी खबर को लेकर। आंचल, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो TRAI और DOT की इस नई कॉलर जो नेम सर्विस है, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या कुछ है और क्या ये हर यूजर के मोबाइल में अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा? कृतिका, हमने कई बार देखा है, हम कभी गाड़ी चला रहे हैं, घर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो कई बार हम न्यूज़ जब चैनल में हम अपना न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं तो अचानक फ़ोन पर एक स्पैम कॉल आता है। हम उठा के पूछते हैं हेलो, वो पूछते हैं कि आपको लोन चाहिए या नहीं, क्योंकि हम तब तक ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये स्पैम कॉलर जो किस नंबर तो आता है कि किस व्यक्ति का है, क्योंकि जो परिचित व्यक्ति होंगे तो आप उनको समझते होंगे। अब ये जो हम कह सकते हैं जो ट्राई और साथ ही साथ अगर हम बात करें DOT के बीच जब ये पूरा प्रस्ताव दोनों ने सुझाव पर जो हामी भरी है, इसको 3 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला कि जब DOT ने साफ तौर पर ट्राई से कहा तो उन्होंने कहा था कि इस सेवा जिसका नाम है स्नैप यानी कॉलर नेम रिप्रेजेंटेशन, आपका नाम नंबर के साथ आ जाएगा। हालांकि अभी आप ट्रू कॉलर पर भी ये सुविधा है, लेकिन उसमें नाम की सुविधा नहीं होती है। तो इसमें क्या था, पहले उनसे कहा गया कि अगर जो यूजर है वो इसे खुद रिक्वेस्ट करते हैं। दूसरे दौर का जब वार्तालाप चला तो उन्होंने कहा नहीं, इसे बाय डिफॉल्ट, यानी जब आप फोन लेते हैं तो कुछ सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट आपके पास होती हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट ये सर्विस जो है वो यूजर को दी जाएगी। और इस पर तीसरे दौर की बात चली, उन्होंने इस पर हामी भरी और बहुत जल्दी शुरू होगा। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो CLIR है यानी कि कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन, यानी जो खुफिया विभाग से जुड़े होते हैं या फिर हम कहें कि जो उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, पदासीन हैं, उनको ये सुविधा दी जाती, तो वहां पर ये काम नहीं करेगा ना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये आ जाती है कि इससे आपको फायदा ये है कि जिन खास तौर पर डिजिटल अरेस्ट, साइबर धोखाधड़ी जो इस वक्त अपना जाल फैलाती हुई नजर आ रही है, इस सर्विस से बहुत हद तक निजात मिलती हुई नजर आएगी। अमूमन कुछ आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन 3 से 4 स्पैम कॉल, यानी कि अगर इसका पूरा आंकड़ा 100% के हिसाब से निकालें तो 60% जनता को इस तरह का जो नकारात्मक बिहेवियर है, जो इस तरह की अलग अलग कॉल्स आती हैं, वो झेलना पड़ता है। हालांकि अभी भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। जब हम ट्रू कॉलर की बात करते हैं, आप DND कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर से बात करके, लेकिन इस ऑप्शन के साथ क्योंकि आप व्यक्ति का नाम भी जान पाएंगे, जिस तरह से उससे करेक्शन ले, जो कि आपने अपनी खबर में भी बताया, उससे काफ़ी आसानी होगी। जिससे जो डिजिटल फ्रॉड है, जैसे आप सुबह ही हमने एक फ्रॉड की खबर चलाई जिसमें अब ऑनलाइन फोन पर जब आप कार खरीदते हैं तो गलत जो जाली पेपर से कार बेची जा रही है। अब ये सब काम किस पे हो रहा है? फोन पर हो रहा है। आप समझ ही नहीं पा रहे कि आप किस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, वो क्या गिरोह है। तो उनका कहीं ना कहीं भंडाफोड़ होगा और साफ तौर पर मुझ जैसे, आप जैसे जो आम इंसान है जो सिर्फ लोन वालों को मना करते रह जाते हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छी खबर है। बिल्कुल आंचल, इसके साथ ही अगर हम देखें तो जैसे ट्रू कॉलर का जिक्र आपने किया, हम सभी के फोन में ट्रू कॉलर उपलब्ध है, जिसके जरिए हम उसमें ट्रू कॉलर में जो भी अपनी जानकारी सेव करते हैं वही नाम दूसरे फोन पर नजर आता है। लेकिन अब इसमें बताया जा रहा है कि जिस ID प्रूफ के जरिए आपने सिम लिया है, सिम खरीदा है, वही नाम आपको इसके मोबाइल स्क्रीन पर नजर आएगा। ये कितना बदलाव साबित हो सकता है? ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि जिस भी कंपनी ने यानी जिस भी व्यक्ति जो आपको फ़ोन कर रहा है, जिस नाम से उसने, क्योंकि सिम कार्ड का नाम इशू करवाने के लिए आपको अपना आधार है, कोई एक ID प्रूफ देना होता है, इसमें आपका नाम होता है, तो अब सीधे तौर पर वो नाम उसी से ही प्रकाशित होगा जब आप अपने फ़ोन को उठाएंगे। अब स्पैम कॉल्स में क्या होता था, जनरली आपके पास कोई नंबर आ रहा है जिसमें कई बार सिर्फ नीचे बैंगलोर कर्नाटका, मुंबई गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, और इसमें रिकॉर्डेड मैसेजेस होते थे। अब इससे कहीं ना कहीं निजात इस हिसाब से मिलती हुई नजर आएगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस डिजिटल अरेस्ट से इस वक्त साइबर
सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं खतरा है और साइबर फ्रॉड से लोग जूझ रहे हैं, पेमेंट्स का इशू आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलती आएगी, क्योंकि आपके पास अब सीधा नाम आ जाएगा, नाम और नंबर से अगर आप इसकी शिकायत करते हैं यानी पुलिस सेल में जाकर, उनके लिए इस तरह के अपराधियों की धरपकड़, इस तरह के अपराधियों की दबिश करना आसान होगा, क्योंकि ये एक डार्क वेब वर्ल्ड में छुपे होते हैं। मुझे लगता है कि उस डार्क वेब वर्ल्ड की ये एक अच्छी रोशनी की किरण है, जिसे हम कह सकते हैं स्नैप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आंचल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब सीधा रुक करते हैं इस वक्त बिहार के समस्तीपुर का, जहां पर अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जंगल राज से मुक्ति दिलाने का चुनाव। हमारे यहां एनडीए में पांचों दल पांच पांडव की तरह मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए बिहार को मोदी जी का साथ मिला है, मुख्यमंत्री नीतीश जी का नेतृत्व मिला है, चिराग पासवान का युवा जोश भी हमारे साथ है, जीतन राम मांझी की पूरे जीवन की तपस्या हमारे साथ है और उपेंद्र कुशवाहा जी का अनुभव भी हमारे साथ है। वहां संख्या जरूर ज्यादा है, मगर पांच पांडव की तरह ये चुनावी युद्ध में एनडीए का विजय सुनिश्चित है। एनडीए का विजय रोसड़ा वालों में पूरे बिहार में घूम कर आया हूं। ऐसी ही भीड़ बिहार में हर जगह दिखाई पड़ती है। आपको 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? 14 तारीख को चुनाव का क्या परिणाम आएगा आपको जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? बता दूं मैं? देखो, 14 तारीख को 8 बजे जनगणना होगी, 8 तारीख को मतगणना होगी, 9 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे और 1 बजते बजते लालू राहुल का सुपड़ा साफ होगा और फिर से एक बार यहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और मैं आज लालू जी को बताना चाहता हूं, लालू यादव जी, आप सुन कर रखिए, 2025 के चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा जीत एनडीए का इस बार होने वाला है, इस बार होने वाला है। और समस्तीपुर वालों, समस्तीपुर की 10 सीट मोदी जी, नीतीश जी, चिराग पासवान जी, कुशवाहा जी, मांझी जी के झोली में डालनी है। मुझे बताओ, 10 सीटों को जिताओगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताओगे भाई? भाइयों बहनों, समस्तीपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म स्थान है। यहां पर कर्पूरी ठाकुर ग्राम भी आया हुआ है और यहां अब तक लालू एंड कंपनी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं मिलने दिया। मोदी जी ने 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम मोदी जी ने किया। मित्रों, मोदी जी ने किया। और ये लोग कर्पूरी ठाकुर जी से जननायक का बिरुद भी छीनना चाहते हैं। अरे लालू यादव जी, आप कान खोलकर सुन लो, जब तक एनडीए है, कर्पूरी ठाकुर के जननायक को कोई छू नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। आपने जीवन भर कर्पूरी ठाकुर जी की अपमान किया, अवहेलना किया और अब
कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आप वोट मांगने निकले हो, समस्तीपुर वाले आपको जानते हैं। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। दरभंगा में एक एम्स बनाने का काम 1500 करोड़ रुपए से एम्स बनाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं अभी दरभंगा गया था तो कुछ माताओं बहनों ने कहा कि आप एम्स तो बना दोगे, इलाज का रुपया कहां से आएगा। मैं आपको बताकर जाता हूं, बिहार के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया है। भाइयों बहनों, मुफ्त कर दिया है। तो बिहार के समस्तीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह, जहां उन्होंने एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और साथ ही मतदान की अपील भी की। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज वन से रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात इजराइल और गाजा की, जहां एक बार फिर से बारूद के धुएं में शांति वाले जो वादे हैं वो इस समय घुलते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील करवाने का जो पूरा श्रेय है वो खुद को दिया था और ट्रंप ने इसे अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत भी बताया था। लेकिन अब वही शांति समझौता ध्वस्त हो गया है और युद्ध की आहट एक बार फिर से तेज हो चुकी है। इजराइल ने हमास पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया और जवाब में गाजा पट्टी पर जोरदार हवाई हमले किए। इन हमलों में कई लोगों की मौत हो गई। आपको यह भी बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को तुरंत ही शक्तिशाली जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी इजराइल की चेतावनी दी है कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो नतीजे गंभीर होंगे। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं गाजा पर इजराइल का बड़ा हमला। तो जी हां, ट्रंप की जो पीस डील है वो इस समय फेल होती हुई नजर आई और कहर बनकर इजरायली सेना इस वक्त टूटती हुई नजर आई है। बीते कल जहां गाजा पर इजराइल की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया, गाजा पर ये एयर स्ट्राइक की गई है, बम बरसाए गए हैं और इस एयर स्ट्राइक में वहां पे कई सारे लोगों की मौत हो गई, जिसमें बताया जा रहा है करीब 26 लोगों की मौत इसमें हुई है और इन हमलों में 26 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और साथ ही गाजा शहर, बेत लाहिया और अल बुरेज ये वो जगह हैं जहां पर ये हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। इसके साथ ही इन हमलों में खास तौर पर घर, स्कूल और जो आवासीय ब्लॉक हैं उनको निशाना बनाया गया, उनको टारगेट किया गया। हमास के सैनिकों पर कई सारे गंभीर आरोप इस समय इजराइल की तरफ से भी लगाए गए और कहा है कि हमास ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। हमास को दरअसल आपको बता दें कि इस समय 13 बंधकों के शव जो हैं वो लौटाने हैं और 10 अक्टूबर को जो सीज फायर है वो शुरू हुआ था और आपस में शांति समझौता हुआ था, लेकिन फिलहाल अब ये सीज फायर टूटता हुआ नजर आ रहा है। हमास पर युद्ध विराम के उल्लंघन का भी आरोप इजराइल की तरफ से लगाया गया और इजराइल के जो पीएमओ है उसकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि सुरक्षा परामर्श के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सेना को गाजा पट्टी में तत्काल जोरदार हमले करने का निर्देश दिया है। ये पोस्ट इजराइल की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक बार फिर से मध्य पूर्व की जमीन पर तनाव की चिंगारी भड़क उठी है और ट्रंप की जो डील थी उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या ये कूटनीति की नाकामी के तौर पर आप इसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से इजराइल और पूरा जो हमास का मामला है इतना क्लिष्ट है, उस क्लिष्टता में इजराइल की जो स्थिति है, इजराइल को चाहिए था कि अपने सारे बंधक पहले लौटवा लें। तो इजराइल के जितने जीवित बंधक थे वो सारे लौटा दिए गए हैं। अब जो पहले ही मर चुके थे, जिनके मरने की घोषणा हमास ने या इजराइल की सेना ने भी खुद की थी कि ये जो बंधक है इजरायली वो मर चुके हैं, तो उनका शव लौटाए या उनके जो भी अवशेष है उनको लौटाए। हमास ने एक ऐसा अवशेष लौटाया जिसके बारे में इजराइल का दावा था कि वो नकली उस व्यक्ति का नहीं है जिसका हमास दावा कर रहा है। तो इसके बाद स्थितियां बिगड़ने लगी इजराइल और हमास के बीच में। दूसरी स्थिति ये हुई कि जो इजराइल को ये साफ साफ पता चल रहा है कि हमास जो है वो हमास हमले रुकने के बाद, इजराइल के हमले रुकने के बाद हमास की कोशिश ये है कि वो उन इलाकों पे फिर से अपना दबदबा
और अपना प्रशासन कायम करने की कोशिश करे, जो कि IDF ने मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने जो खाली कर दिया है। जी। तो ये समझौते की शर्तों में नहीं था। समझौते की शर्त ये थी कि हमास को है पूरा हथियार अपना छोड़ना है, वो हमास को अपनी उपस्थिति वहां से खत्म करनी है। अब स्थिति यह है कि वहां एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनना था, एक ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन बनना था। उस ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन की अभी तक स्थापना इजराइल और हमास या कह सकते हैं कि अमेरिका या अन्य जो सहयोगी देश हैं, जो अन्य देश जो चाहते हैं इंटरलोक्यूटर के रूप में, या अरब देश, उन सारे लोगों ने मिलकर अभी तक कोई अभी ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना फॉर्मली नहीं की है, उसके बैठने की जगह नहीं की है। तो इन सारी अनिश्चितताओं के बीच में अगर एक चूक होती है हमास से, तो उसके बाद इजराइल को यह लगता है कि हमास इसमें दगा दे रहा है। और निश्चित तौर पे हमास जब भी अपनी एक्टिविटी बढ़ाता है वहां पे, अगर 100 को लौटाने में ही, तो उसके बाद इजराइल को कह सकते हैं कि वो इंटेलिजेंस मिल जाता है कि हमास किधर सक्रिय है, और उसके बाद हमास को खत्म करने की पूरी जो अपनी योजना है उसमें फिर से आगे बढ़ जाते हो। इन्हीं जटिलताओं के बीच में इजराइल और हमास के बीच मामला अभी चल रहा है। हालांकि आज सुबह से वो रुक गया है, वो टकराव रुक गया है, लेकिन बोलते हैं कि गजा में हताहत होने वाले लोगों की संख्या काफी है, तकरीबन 60 के करीब पहुंच गई है अभी जो सूत्र बता रहे हैं हमारे। तो निश्चित तौर पे यह पूरी जो चुनौती है, जो समझौता हुआ, उस समझौते का भविष्य जो है वो दोनों देश, अगर दोनों हमास और इजराइल दोनों अगर ठीक से करेंगे तभी आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। और इसी के साथ चलिए एक बार फिर से सीधा रुख करते हैं बिहार का, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। लाख करोड़ रुपए दिए हैं बहनों भाइयों, यह बिहार के प्रति इनकी सोच है। जैसे लगता था कि इन लोगों के शासनकाल में बिहार राज्य के विकास पर बिल्कुल ब्रेक लग गया। बहनों भाइयों, इस ब्रेक को यदि कोई ब्रेक कर सकता है, यानी तोड़ सकता है, तो केवल और केवल एनडीए ही तोड़ सकती है। और यकीन रखना, यहां के गरीब भाइयों को भी कहना चाहता हूं, गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचेगा यदि एनडीए की सरकार यहां बन जाती है तो। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जितना अधिकतम हो सकेगा, कल हमारा घोषणा पत्र जारी होगा, उसमें सारे आंकड़े आपको मिलेंगे। आपको साफ हो जाएगा कितने लोगों को हम लोग रोजगार देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी, आने वाले वर्षों में अधिकतम लोगों को रोजगार मिले, और यह हमारी कोशिश ही नहीं होगी, मैं बिहार के बहने भाइयों जवानों से कहकर जा रहा हूं, यह हमारा संकल्प है, यह हमारा कन्विक्शन है कि अधिक से अधिक नौजवानों के हाथों को रोजगार मिले। और आपने देखा इन लोगों के शासनकाल में बिहार में कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, इन लोगों के शासन में बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। अब आज क्या स्थिति है, हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। हालात तो इनके समय यह थे, नौकरी का लालच देकर लोगों के खेत दिखाए जाते थे। बहनों भाइयों, इसकी कल्पना की जा सकती है। अब वो कह रहे हैं कि हर जो है परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। नक्सलवाद का आतंक था, और बहनों भाइयों अब देख रहे होंगे नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बहनों भाइयों, नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। हमारा जट्टा आतंक नक्सलवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने सबकी चिंता की है, अगड़ा हो पिछड़ा, अगड़ों के लिए भी 10% का रिजर्वेशन पहली बार आजाद भारत में किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया है। पिछड़े वर्ग के ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा भी पहली बार किसी ने दिया तो हमारी सरकार ने दिया। यह बराबर पिछड़े वर्ग को भी झुंझुना पकड़ाए रहते थे। पहली बार इस काम को हम लोगों ने किया। सबको सब छोड़ दीजिए। कर्पूरी ठाकुर जी यहां के मुख्यमंत्री रहे, जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई है सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, और यहां की जनता ने उन्हें जननायक की इस सम्मान के साथ उनको नवाजा। बहनों भाइयों, इन लोगों का चाहे हमारे लालू भाई हों, तेजस्वी यादव हों, कभी ध्यान ही नहीं दिया। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, राहुल गांधी हो,
पहली बार भारत रत्न के सम्मान से कर्पूरी बाबू को किसी ने सम्मानित किया है तो हमारी सरकार ने किया है। एससी एसटी का आरक्षण भी 10 साल के लिए हम लोगों ने बढ़ाया है। सड़कों का जहां तक सवाल है, यदि मेरी बात गलत हो तो एक भी ताली नहीं बजनी चाहिए, क्योंकि मैं जनता के आंखों में धूल झोंक कर जिंदगी भर राजनीति नहीं की है बहनों भाइयों, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी बात गलत हो ताली नहीं बजनी चाहिए। लेकिन यदि सच हो, एक व्यक्ति का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। क्या यह सच नहीं है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना, जो इस समय बिहार में मौजूद है, चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नक्सलवाद इस समय अंतिम सांसें गिन रहा है। और चलिए वापस रुक करते इस वक्त न्यूज पंच का हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये तीसरी महत्वपूर्ण खबर, और अब बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते हालातों की करते हैं। दोनों के बीच शांति की तमाम कोशिशें अब एक बार फिर से नाकाम हो चुकी हैं। इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच हुई अहम वार्ता बिना ही किसी नतीजे के खत्म हो गई। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और वार्ता की विफलता के लिए भी एक दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि वो सभी जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा, तो वहीं अफगानिस्तान की तरफ से भी बयान इसको लेकर सामने आ चुका है कि हम कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में ताजा अपडेट ले लेंगे हम अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि शांति की कोशिशें नाकाम। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो वार्ता थी वो इस वक्त बेनतीजा रही है, कोई उसका नतीजा नहीं निकला है। तमाम कोशिशें की जा रही थी। इससे पहले दोहा में ये पहले चरण की वार्ता हुई थी और अब ये दूसरे चरण की वार्ता, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम। इस्तांबुल में एक दूसरे पर ही आरोप लगाए हैं इस वार्ता की विफलता को लेकर के। पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा गया है कि सभी कदम उठाने की वार्निंग पाकिस्तान ने दे दी है कि हम सभी कदम उठाएंगे। अफगान प्रतिनिधिमंडल मुद्दे से भटका, ये बात पाकिस्तान की तरफ से कही गई। और इसको लेकर के अफगानिस्तान ने भी अपनी सफाई दी। अफगानिस्तान ने कहा कि हमले का निर्णायक जवाब देंगे। अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार का कोई हमला करता है तो हम उसका निर्णायक जवाब देंगे। ऐसे में सीधे तौर पर अगर हम देखें तो युद्ध विराम हुआ था दोहा में और अब वो टूटता हुआ भी नजर आ सकता है। लेकिन इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए और कहा गया कि तालिबान टीटीपी BLA को शरण दे रहा है, आतंकी प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, काबुल में निर्देश लेने पर बातें बिगड़ी हैं। और इसको लेकर के अफगानिस्तान ने जो आरोप लगाया वो भी आपको बता दें कि हवाई हमलों से संप्रभुता जो है वो खत्म हुई है। पाकिस्तान पर कोई नियंत्रण नहीं है। पाकिस्तान ने रचनात्मक बातचीत की मंशा ही नहीं दिखाई है। तो ये तमाम बातें अफगानिस्तान ने कही हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो दोनों देश एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं इस वार्ता के विफलता को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी CS जोशी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। CS जोशी, अगर हम देखें तो दोनों देशों के बीच पहले दौर की जो वार्ता हुई और अब दूसरे दौर की वार्ता पूरी तरह से नाकाम हुई, फेल रही, बेनतीजा रही। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कौन से वो मुद्दे थे जिन पर बात अटक गई और ये वार्ता विफल हुई? बिल्कुल, देखिए जो बात अटकी है इस्तांबुल में और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व कर रहे थे मेजर जनरल शाहब असलम, ये ISI के वही अधिकारी हैं जिनके ऊपर आरोप है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसको इन्होंने कोऑर्डिनेट किया था आतंकवादियों के साथ मिलकर। तो ये बताया जा रहा है कि मेजर जनरल शाहब असलम की ओर से वहाँ पर काफ़ी बदतमीजी की गई है अफगान जो प्रतिनिधिमंडल है उसके साथ, और ये बदतमीजी इतनी वहाँ पर की गई है कि जो मध्यस्थ थे कतर और तुर्की के, वो भी चौंक गए इसको लेकर के। और दूसरा, वहाँ पर जब ये बातचीत चल रही थी पहली बार बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये एडमिट किया है कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ एक पैक्ट हुआ है कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल, जो US के ड्रोन हैं उनका इस्तेमाल करने की वहाँ पर इजाज़त होगी। तो अफगानिस्तान चाहता था कि ऐसी इजाज़त ना दी जाए अमेरिका को कि अमेरिका अपने ड्रोन का इस्तेमाल वहाँ से करे और अफगान एयर स्पेस को वायलेट करे। इसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था। तो एक मुश्किल तो ये वहाँ पर आ रही है, और दूसरी ओर उसके अलावा अफगानिस्तान का साफ कहना था है कि ये जो TTP का मसला है जिसके लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगा रहा है, अफगानिस्तान का कहना है कि ये पाकिस्तान का घरेलू मसला है, TTP के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि TTP के ऊपर अफगानिस्तान का कंट्रोल है। तो इसको लेकर के वहाँ पर बातचीत नहीं बनी है, और जिस तरह से यह बातचीत पूरी तरह से विफल हो गई है
और तालिबान का भी ये कहना है कि अगर अब पाकिस्तान तालिबान के ऊपर कोई हमला करता है तो वो इस्लामाबाद पर सीधे हमला करेगा। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये तनाव और वहां पर बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए CS जोशी। तो इस महत्वपूर्ण खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह फिर होगी मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।